स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का। पिछले क्लास में हमने अभिक्रिया की कोटि पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं उन सबको अच्छे से डील किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबने वो पार्ट अच्छे से कवर किया होगा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है, बट आज हम उस न्यूमेरिकल टॉपिक का डेरिवेशन वाला हिस्सा कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो सैद्धांतिक तथ्य हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, हम उसको कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग हेडिंग ही डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया, थोड़ा राइटिंग सुंदर नहीं बन रहा होगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे बन रहा है। तो अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक। दर स्थिरांक, दर स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? के से। पर ताप का प्रभाव, पर ताप का प्रभाव। समझिएगा बात को। आप सबको पता है कि जो हमने पहले ये बात पढ़ी हुई है कि अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने देखा था कि ताप, दाब, सांद्रण, ठीक है, सतही क्षेत्रफल, ये सारी चीजें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती थी। और ताप के साथ उसका कैसा संबंध आता था? तो आप सबने ये बात जाना था कि अभिक्रिया की जो दर होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, समानुपाती आता है। क्यों? क्योंकि कई बार अभिक्रिया में ऐसा होता है ना कि अभिकारक के बहुत सारे अणु अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं, पर जैसे ही हम लोग टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, हीट देते हैं, तब वो जो निष्क्रिय अणु है ना, वो भी क्रियाशील हो जाते हैं। और वो क्रियाशील होंगे तो संघट्ट करेंगे, कोलिजन करेंगे। और जब कोलिजन होगा तब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये सारी चीजें होंगी। मतलब अभिक्रिया आगे बढ़ने लगी। इसका मतलब ये बात सीधी सी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया की दर का मान भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तो अनुक्रमानुपाती बोल रहे हैं। आया बात समझ में? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और आप समझिएगा कि जो रेट इक्वेशन आता है, दर समीकरण, रेट इक्वेशन, दर समीकरण जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में भी तो आप लोगों ने पढ़ा है कि रेट इक्वेशन में R इक्वल टू क्या आता था? K, और अंतिम सांद्रण की पावर में क्या लेते थे? N, जहां N क्या होती थी? उस अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करती थी। तो कहीं ना कहीं आप ये बात तो समझ पाए कि जो R है वो K पे तो निर्भर कर ही रही है। K की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभिक्रिया की दर साम्य स्थिर, सॉरी, दर स्थिरांक के भी क्या आ रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर अगर बढ़ रही है, ताप बढ़ाने से अगर अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, तो अभिक्रिया की दर बढ़ने से K का मान भी तो बढ़ेगा ना। मतलब दर स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के तथ्य यही निकला कि जो दर स्थिरांक है, जो दर स्थिरांक है, वो तापमान के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तापमान के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना, ठीक है, नोट करके इस पॉइंट को लिख लेना। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया की दर आती है, अभिक्रिया की दर सामान्यतः दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर सामान्यतः कितनी गुनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि केवल अभिक्रिया की दर ही दोगुनी होगी। अगर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो रही है तो उसके साथ तो के भी परिवर्तित हो रहा है ना, तो के का मान भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, दोगुनी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैं बोल रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अभिक्रिया की दर R है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया की दर क्या होगी? ठीक, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया की दर क्या होगी? 30 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया की दर क्या होगी?
40 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया की दर क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया की दर आर है, तो यहां से यहां तक के बीच में कितना इंक्रीमेंट हुआ टेम्परेचर का, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अभिक्रिया की दर इस बार हो गई दोगुनी, मतलब आर से हो गया 2r। अब 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री जा रहे हैं, मतलब अब इनिशियल टेम्परेचर, प्रारंभिक ताप 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस का फिर से अंतर आ रहा है, मतलब अब जो अभिक्रिया की दर रही होगी ना, अब इसका दोगुना, मतलब 2 का दोगुना कितना हो गया, 4 गुना। सिमिलरली 20 से अगर आप लोग 30 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, फिर से 10 डिग्री बढ़ रहा है, तो इसका भी दोगुना कर दीजिए, 4 का दोगुना कितना हो गया, अभिक्रिया की दर इस बार 8 गुनी आएगी। और अगर 30 से 40 जा रहे हैं तो अभिक्रिया की दर इस बार 16 गुनी आएगी। तो दो दो का गुणा होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। कई बार आप लोगों से ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके, गायब करें अब इसको, ठीक। आपसे एक सवाल पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों कि 20 डिग्री सेल्सियस पे मान लो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो x है, वो क्या है, x है। तो हमसे पूछा जा रहा है 90 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, आर डैश की वैल्यू क्या आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 20 से 30, 30 से 40 ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना बच्चों, आप ना n की वैल्यू लाना, क्या लाना, n की वैल्यू, ठीक। जो आर डैश आएगा ना वो एक्चुअल में 2 की पावर n इंटू आर आएगा। प्रारंभिक सांद्रण का क्या आएगा, सॉरी, अभी प्रारंभिक अभिक्रिया की दर के 2 की घात n गुणा का गुणनफल आएगा। और n की वैल्यू कैसे आएगी, तो n की वैल्यू आएगी आपकी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 10 करने से। चलिए रख के देखिए, मान लीजिए मेरे पास T2 कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस, माइनस T1 कितना है बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस, और उसको मैं किससे भाग दे दूं, 10 से। तो n का मान कितना आ गया, यहां से आप समझ पा रहे हैं 70/10 आया। तो n की जो वैल्यू आई ना, वो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो जो अंतिम अभिक्रिया की दर है ना 90 डिग्री सेल्सियस पे, वो कहता है 2 की पावर n इंटू क्या होने वाला है, r, मतलब 2 की घात 7 गुणित r करो, 128 गुना आएगा। तो ये जो आर डैश आ रहा है, ये आर डैश कितना आएगा, तो 128 गुना आएगा आर के, प्रारंभिक अभिक्रिया की दर के 128 गुना हो जाएगा। अगर ये 128 x लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसको x माने हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 90 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होगा, 128x। तो इस तरीके से अगर सवाल आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। जनरली नीट के एग्जाम में ऐसे सवाल खूब पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे सॉल्व करना, अगर मैं बोल दूं 50 डिग्री सेल्सियस है, अभी प्रारंभिक तापमान उस पर आर है, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो आप सीधे समझ गए, माइनस किया, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, 6 आया, तो 2 की घात 6, 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, आराम से बना लेंगे। चलिए बच्चों, अब ये तो था ऐसे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, बट एक्चुअल में जो दर स्थिरांक है के, उसका ताप के साथ जो प्रभाव था, उसको जिसने प्रदर्शित किया ना, उस महान वैज्ञानिक का, उस महान केमिस्ट का नाम था आर्हीनियस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्हीनियस इक्वेशन। हिंदी में भी यही नाम बोलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं, आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण। और ये एक्चुअल में क्या था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ना इसकी पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो आर्हीनियस ने जो इक्वेशन दिया था, उसने कहा था कि दर स्थिरांक जो के आएगा वो वास्तव में a इंटू ई की पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन में आर टी होता है। क्या होता है, ई ए बाई आर टी। जहां के का मान आप सब लोग समझ गए, के क्या है भैया, ये दर स्थिरांक है। ठीक, जो ए है, ए के बारे में समझ जाइएगा कि जो ए है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर, मतलब कि आवृत्ति गुणांक के नाम से जानेंगे। आवृत्ति गुणांक, या इसी को हम लोग आर्हीनियस गुणांक भी बोलते हैं, या कई बार इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल नंबर के सामने यूज हुआ है ना, इसलिए आर्हीनियस गुणांक या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये के बारे में जान लेना बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं संक्रियण ऊर्जा, मतलब कि
एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, उस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे डिटेल में, ठीक है, थोड़े समय में, इसी लेक्चर में, ओके, घबराना नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। सिमिलरली आर क्या है, तो आर आप सब लोग को पता है ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो गैस स्टेट के चैप्टर से ही, जिसकी वैल्यू तो मुझे लगता है आप सबको याद आती ही होगी। बी आर इक्वल टू क्या, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या अगर कैलोरी में लेना होगा तो 4.2 से डिवाइड कर देना, तो 1.98 कैलोरी के आसपास आ जाएगा, या 2 कैलोरी ले लेते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट टी क्या है, तो टी तो सबको पता है, ताप के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो ये था आर्हीनियस इक्वेशन, और उससे रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर टर्म्स यूज हुए हैं। अब प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, हमको इसको यूज करके ना एक डेरिवेशन तैयार करना है, जिसके रिजल्ट को हम लोग सवालों में डायरेक्टली यूज करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको गायब कर रहा हूँ, बाय बाय, ठीक। चलिए हमने क्या इक्वेशन देखा था, हमने इक्वेशन देखा k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या था, आर टी था। एक काम कीजिए, आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। जैसे ही आप लोग दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो गया लॉग के इक्वल टू लॉग ऑफ, अंदर में क्या आ रहा है भाई, लॉग के अंदर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या चल रहा है, आर टी। समझ में आई बातें प्यारे बच्चे? एक चीज समझिएगा, ये लॉग m इंटू लॉग m इंटू एन चल रहा है, और लॉग m इंटू एन का अगर आप लोग को फॉर्मूला याद आ रहा होगा, लॉग m इंटू एन वो होता था लॉग m प्लस लॉग n। याद आया? ठीक, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ यूज करना तो है ही। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो ये देखिए, ये हो गया लॉग के। याद रखना इस लॉग का बेस क्या चल रहा है, ई। जो लॉग होता है ना वो दो प्रकार का होता है। एक लॉग जिसका मान लो कोई फंक्शन हो जिसके बेस में ई आता है बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं नेचुरल लॉग। क्या नाम देते हैं, नेचुरल लॉग। उल्टा पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग लिखते उल्टा है वैसे, ठीक। इसका बेस में क्या रहेगा, ई रहेगा। मगर प्यारे बच्चों जब इसके बेस में 10 लिखा जाएगा ना, तो इसी को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, और ये हमारा रहेगा नॉर्मल लॉग, ठीक है। LOG वर्ड जब भी लिखे रहे तब समझ लेना बेस में क्या है, 10 है। और LN वर्ड जब भी लिखा रहे तब बेस में क्या रहेगा, ई रहेगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है ना। मैं बोलूंगा log 2 का बेस 10, इसकी वैल्यू सबको पता है 0.30 आएगी। बट अगर मैं LN2 की वैल्यू बोलूं तो क्या ये 0.30 आएगा, तो याद रखना नहीं आएगा। समझ में आई बातें? ठीक। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से एस्पेक्ट्स हैं, आप सबको ये बातें क्लियर रहनी चाहिए कि लॉग 2 टाइप के होने हैं। ओके, चलिए हम अपने सवाल पे वापस से आ जाते हैं भाई। तो यहाँ पर ये चल रहा है लॉग ए अलग हो गया प्लस लॉग ई की पावर में ऊपर में क्या चल रहा है, ई ए अपॉन में आर टी। अब आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है कि लॉग में जो भी घात रहती है कूद के सामने आ जाती है ना, तो कूद के सामने लाइए, तो ये हो गया लॉग के इक्वल टू ये लॉग ए प्लस माइनस ऑफ ई ए बाई आर टी आ गया सामने। अंदर में क्या बचा, लॉग ई, जिसका बेस भी क्या है बच्चों, ई है। आपको पता होना चाहिए लॉग में फंक्शन और बेस अगर सेम आए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे log 10 to 10 बोलूंगा 1, log 2 to 2 बोलूंगा 1, log e to e बोला वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे ही ये 1 आया तो आप समझ गए कि ये वाला पार्ट हट जाएगा, और हमें केवल क्या मिलेगा, log के इक्वल टू log a, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करा के क्या दे दिया, केवल माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान देंगे ये सारे के सारे लॉग का बेस क्या चल रहा है, अभी ई चल रहा है। पर हमें जब भी सॉल्व करना रहता है ना, हमें जब भी सॉल्व करना रहता है याद रखिए उसका बेस में 10 आना चाहिए। तो लॉग बेस ई को मतलब नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है ना, तो कुछ नहीं करना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, आपको बस 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना रहता है। क्योंकि ये जो ई आता है ना इसकी वैल्यू ही 2.303 है। तो ये 2.303 लॉग के इक्वल टू यहाँ भी हो गया 2.303 लॉग ए माइनस क्या चल रहा है, ई ए अपॉन में आर टी। ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पर इस बार
जो बेस है ना वो अब ई नहीं रहा, अब वो बेस क्या हो चुका है, 10 हो चुका है। तो ये एक नया इक्वेशन बन गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ कि मैं ना सबको 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही सबको 2.303 से डिवाइड करूंगा ना, तो यहाँ पर हमें मिलेगा log k, बेस में तो 10 आ चुका है, इक्वल टू 2.303 से इसको भी डिवाइड करो तो ये भी क्या, केवल क्या मिलेगा, log a, इसके बेस में क्या है 10, माइनस यहाँ आ गया ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये बना एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट जिसको हम आगे और भी उपयोग में लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी से सारे के सारे चीजें कवर होने वाली हैं। प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए। मुझे लगता है यहाँ तक की सारी बातें सबको समझ में आई। अलग अलग बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें एक एक लाइन समझ में आते जाए। अब एक काम करना, इसको मान लो तुम लोग y, ये क्या है, मेरा y है। अगर ये y है, ये कांस्टेंट है c, और ये क्या है, मेरा mx। एक बात तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर मैं क्या करूं, अगर मुझसे पूछा जाए कि log k वर्सेस 1/t के बीच का प्लॉट करना है, log k वर्सेस 1/t के बीच का अगर प्लॉट करना है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है क्या क्या होने वाला है। तो एक बात तो आप समझ पाए कि इस पर्टिकुलर केस में ये 1/t है ना, इसको x मान लो क्योंकि वो x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे कौन है, log k है, जिसका बेस में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है। ये कांस्टेंट पार्ट है। यहां पर जो स्लोप आया ना, जो प्रवणता आई, वो क्या आई, माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर आई। प्रवणता क्या आई, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, कुछ भी बोल दे, वो कैसा इक्वेशन है, वो सरल रेखा का समीकरण है। और यहाँ पर इस सरल रेखा की प्रवणता ऋणात्मक है। तो जब बच्चों इसकी प्रवणता ऋणात्मक है तो आप ये साफ साफ समझ पाए कि ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जिसके प्रवणता का मान कितना आएगा, इसके प्रवणता का मान आ गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पूछूं इसके अंतःखंड का मान कितना आएगा, यह इसका अंतःखंड सी, इसका मान कितना है, तो साफ साफ दिख रहा है log a, जिसका बेस में क्या है, 10। तो ये ग्राफ बन चुका है, ये ग्राफ आ चुका है आप लोग का IIT एडवांस के पेपर में भी ये ग्राफ ही आ गया था ना। 2010 के आसपास एडवांस के पेपर में पूछा था कि log k वर्सेस 1/t के बीच के कौन सा ग्राफ सही है। 4 ग्राफ दिया था, आपको सटाक से मारना था। आसान है यहाँ तक। चलो यहाँ तक कभी पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे हम लोग को अभी और बढ़ाना है और इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे जी। ऐसे तो साथ में नोट कर रहे होगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ने अभी अभी देखा कि log k इक्वल टू आया log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, ये फाइनल इक्वेशन आया था। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है बच्चों। अब अलग अलग टेम्परेचर पे ना k का अलग अलग वैल्यू लेके आना है। सबको पता है k केवल एक ही भौतिक राशि पर निर्भर करता है, वो है ताप। k को दाब, सांद्रण, आयतन, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता दर स्थिरांक को, केवल फर्क पड़ता है तापमान से। तो अगर आप लोग अलग अलग टेम्परेचर लोगे, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर ले लिया T1, एट टेम्परेचर T1, उस समय जो k आएगा ना, उसको आप क्या लेंगे, K1, क्योंकि k टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर लेवल चेंज होगा तो k का वैल्यू भी चेंज होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ रख दो, तो यहाँ आ गया log ऑफ K1 इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ a को कोई फर्क नहीं पड़ता है ताप कैसा चेंज हो या ना हो, क्योंकि वो अपने आप में एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हीनियस फैक्टर, माइनस यहाँ कौन हो गया, ई ए अपॉन में 2.303 आर। टी की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, T1 पुट कर रहे हैं। आया समझ में? ये मान लीजिए हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब क्या करेंगे, एट टेम्परेचर को हम ले रहे हैं T2 टेम्परेचर, तो जैसे ही टेम्परेचर को T2 ले रहे हैं, के को भी क्या लेंगे, K2 लेंगे। तो रखिए
अब यहाँ पर हो गया log ऑफ K2 इक्वल टू आ रहा है आपका log A माइनस EA अपॉन में 2.303 R। टेम्परेचर की जगह पे क्या रखना है, T2 रखना है। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण दो में से एक को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं। तो जब मैं माइनस करूंगा ना, तो लेफ्ट वाली चीज को लेफ्ट में माइनस करना, राइट वाली चीज को राइट में माइनस करना। तो ऐसे में आप लोग अब देख पाएंगे कि यहां पर आ जाएगा log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1 इक्वल टू, राइट वाले को राइट में माइनस करो, मतलब इस पूरे पार्ट को ले लो, तो ये हो गया log A माइनस, अच्छे से समझना ना, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि बड़ा सा डेरिवेशन बन रहा है, अरे एकदम आसान है। 2.303 R T2, ये पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस इक्वेशन नंबर 1 में क्या था राइट साइड में, तो ये था आपके प्यारे बच्चों log A माइनस ऑफ EA अपॉन में 2.303 RT1। आया समझ में? थोड़ा सा इसको ओपन करोगे, अच्छा यहाँ तो एक नया फॉर्मूला दिख रहा होगा log m माइनस log n। log m बाई n का फॉर्मूला याद है, वो होता था log m माइनस log n। तो इस बार उल्टा यूज कर लो ना, log m बाई log n अगर यूज करना है तो log m बाई log n को मैं log ऑफ m बाई n लिख ही सकता हूं। आया समझ में? और इसका बेस क्या चल रहा है बच्चों, इसका बेस चल रहा है 10। सिंपल। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे आप लोग, तो ये देखिए ये हो गया log A माइनस EA अपॉन में 2.303 RT2 माइनस लगेगा, ये ओपन हो रहा है तो अब ये हो गया log A, ये माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस हो गया EA अपॉन में 2.303 RT1। आया समझ में? अब यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लस log A और ये माइनस log A दोनों आपस में हो गए कैंसल। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलने वाला है, अब मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं ना, आप लोग इस यहां तक पूरा नोट कर लीजिए। ओके, चलिए रुक जाइए, यहां तक पूरा नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप लोगों को क्या यहां से मिलने वाला है, सीधे सीधे कि log ऑफ K2 बाई K1, log ऑफ K2 बाई K1 बेस में क्या है, 10 है, सबको पता है, नो डाउट, इक्वल टू चल रहा है। यहां देखो तो ये माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 और ये प्लस है, तो एक काम करो, प्लस वाले को पहले लिख दो और माइनस वाले को बाद में लिख दो। और EA अपॉन 2.303 R इसमें भी है और EA अपॉन 2.303 R इसमें भी है, तो एक काम करता हूं, EA अपॉन में 2.303 R को मैंने कॉमन कर दिया। ठीक, अब प्लस वाले को पहले लिखा गया है, तो प्लस किसके में था, T1 में प्लस था, T2 में क्या है, माइनस है, तो 1/T1 माइनस क्या हो गया, 1/T2। ये बना आप लोग का प्यारे बच्चों फाइनल फॉर्मूला। ये क्या बन गया आपका, एक फाइनल फॉर्मूला की तरह तैयार हो गया। आया समझ में? ठीक, इसी को कोई बच्चा अगर सॉल्व करना चाहे, थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ना चाहे, तो वो बोलेगा log ऑफ K2 बाई K1 बेस में क्या चलना है, तो बेस में तो भैया आपको 10 चलना है। अब इक्वल आ रहा है, इक्वल किसके आ रहा है, EA अपॉन में 2.303 R, इसको एलसीएम ले लोगे तो नीचे आ गया T1 T2, ऊपर आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये एक अनदर एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आप लोग को न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो ये था आप लोग का फाइनल आर्हीनियस इक्वेशन को एक्सपेंड करके रेट कांस्टेंट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी और ताप का एक संबंध। कई बार सवाल में क्या रहेगा कि आप लोग को T1 दिया रहेगा, T2 दिया रहेगा, T1 पर K1 की वैल्यू दिया रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दिया रहेगा, आपको K2 निकालना रहेगा। या कई बार ऐसा रहेगा K1 K2 ये एक्टिवेशन एनर्जी देगा, T1 देगा, T2 निकालना रहेगा। मतलब कोई चार चीज दे देगा, एक चीज हमेशा हाइड कर देगा, गायब कर देगा, आपको पूछना रहेगा। कई बार ऐसे भी सवाल बन सकते हैं
T1 T2 दोनों टेम्परेचर दिया रहेगा और दोनों टेम्परेचर पे K1 और K2 की वैल्यू भी दिया रहेगा। आपसे संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का मान निकालने पूछ देगा। तो ऐसा ही सवाल घुमा घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, तैयार रहना है। फॉर्मूला क्या लगाना है वो आपको समझ में आ गया। इसको एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव पार्ट था और बहुत आसान सा पार्ट था। ठीक, इसकी जो आंकिक प्रश्न है ना, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा खेल रहे हैं हम भी, अगले वीडियो में कवर करेंगे। पर उससे पहले मैंने पहले ही बोला ना वीडियो की स्टार्टिंग में ही, ये जो संक्रियण ऊर्जा है ना, इसको थोड़ा कवर करना है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम इसको हटा रहे हैं, बाय बोल रहे हैं कि भैया ये एक्टिवेशन एनर्जी जो नया वर्ड है ये क्या है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा क्या कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। तो याद रखिएगा क्या होता है सक्रियण ऊर्जा। ये वास्तव में किसी अभिकारक को मोटा ही ले लेते हैं भाई, अभिकारक को अभिक्रिया में भाग लेने हेतु, अभिक्रिया में भाग लेने हेतु हेतु को हुतु लिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। हेतु न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा, न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा दी गई, न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, दी गई न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा। ओके, दी गई न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को ही आप लोग क्या नाम देंगे, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। जैसे आप समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे इसको, तो थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए ऐसा हमारे पास ना एक ग्राफ है, ये जो बन रहा है ये आपका एनर्जी लेवल है, यहाँ पर ऊर्जा आ रहा है एनर्जी, और यहाँ पर आप लोग का रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब जो अभिक्रिया के जो विभिन्न टाइप के पैरामीटर्स रहते हैं ना वो सब रहेंगे। ठीक, होगा क्या यहाँ पे, तो भैया जो रिएक्टेंट रहता है ना उसकी हमेशा एनर्जी जीरो नहीं रहती है, उसके पास खुद की कुछ ऊर्जा रहती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर है मेरा अभिकारक आर, मान लो मेरा ऐसा कुछ बना और यहाँ बन गया प्रोडक्ट पी। समझिएगा बच्चों, अभिकारक आर से क्या बन गया, प्रोडक्ट पी बन गया। इस पूरे केस में ना 3-4 अलग अलग ऊर्जा लेवल यूज करने हैं। पहला ऊर्जा स्तर जो आएगा वो ये आएगा कि यहाँ से ये जो यहाँ का अंतर आया, इसको हम लोग नाम देते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम देते हैं, औसत गतिज ऊर्जा। किसकी औसत गतिज ऊर्जा, अभिकारक की। ठीक है, और ये जो ऊर्जा अंतराल आया ना अभिकारक की ऊर्जा से लेकर, ये वो अवस्था है जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट समझते हो, ट्रांजिशन स्टेट संक्रियण अवस्था, जहां पर अभिकारक और उत्पाद दोनों मैच करते हैं। अगर आपने यहाँ ये मतलब अधिकतम ऊर्जा स्तर है ना, ठीक है, यहां तक अगर आप पहुंच गए, इससे थोड़ा भी कम ऊर्जा स्तर रहा तो वापस से आप क्या रहेंगे, अभिकारक ही बने रहेंगे। और थोड़ा सा भी ऊर्जा ज्यादा मिल गया तो वो पूरा अभिकारक किस में बदलने लगेगा, उत्पाद में। तो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा ना, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और हमारा रिएक्टेंट, हमारा जो अभिकारक है वो उत्पाद में रूपांतरित होने लगे, उसी ऊर्जा को, उसी को हम क्या नाम देते हैं, संक्रियण ऊर्जा नाम देते हैं। मतलब कि प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी का गैप आ रहा है, ये एनर्जी का गैप,
यही एनर्जी का गैप क्या कहलाएगा आपका, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। तो अभिकारक ऊर्जा से लेके संक्रमण अवस्था या संक्रियण अवस्था तक के बीच का जो गैप है ऊर्जा का, वो क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो टोटल एनर्जी आया, जो टोटल एनर्जी आया, इस टोटल एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। नाम सुने ही होगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। सिंपल, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आया ना, जो हमारी दहलीज ऊर्जा आ रही है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसा समझते हैं, जो दहलीज ऊर्जा है, मैंने हिंदी में बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, बस इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको दोनों ही नाम याद रहे। जो दहलीज ऊर्जा आ रही है वो तो कुल आ रही है ना, मतलब वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और संक्रियण ऊर्जा दोनों का क्या है, योग है। वो दोनों का क्या है, योग है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और कई बार इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही ना बच्चों, कई बार इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी रहती है ना स्टार्टिंग में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में ही स्टोर्ड रहती है। तो प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का भी नाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग को एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, दहलीज ऊर्जा या दहली ऊर्जा माइनस करना पड़ेगा, ये इधर आके माइनस हो गया, औसत गतिज ऊर्जा। क्या हो रहा है, औसत गतिज ऊर्जा किसकी, अभिकारक के अणु की, गतिज ऊर्जा अभिकारक अणु की। ठीक है, अभिकारकों की, समझ में आया। तो ये आपने दहलीज ऊर्जा सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है अच्छे से जाना, कि अभिकारक की ऊर्जा से लेकर संक्रमण अवस्था तक पहुंचने तक की जो ऊर्जा का अंतर आता है वही क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा रिएक्शन में उतना लेट लगेगा ना, क्योंकि भी एक्टिवेशन लेवल तक पहले पहुंचोगे उसके बाद तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगे ना, और जब तक प्रोडक्ट बन नहीं रहा है हम मानेंगे नहीं कि अभिक्रिया पूर्ण हुई। ठीक है, तो इसलिए जितना कम संक्रियण ऊर्जा का मान रहेगा अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा रहेगी, और जितना हाई एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर उतनी मंद रहेगी, उतनी कम रहेगी। बात समझ में आया। इसी में बच्चों एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ध्यान देना, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा देख लो, कि जो उत्पाद का ऊर्जा स्तर आया और जो अभिकारक का ऊर्जा स्तर आया, इसके बीच के अंतराल को हम लोग नाम देते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन। तो डेल्टा एच क्या आता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो होता है उत्पाद की ऊर्जा माइनस अभिकारक की ऊर्जा। आया बात समझ में। इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अभिकारक का ऊर्जा स्तर ज्यादा है, उत्पाद का कम है। मतलब यहां पर आपको सीधी सीधी बात दिख रही है कि उत्पाद की जो ऊर्जा स्तर है वो अभिकारक से क्या आ रही है, कम आ रही है। इसका मतलब कि डेल्टा एच का जो मान आया वो नेगेटिव आया, जीरो से क्या आया, कम आया। और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कई बार आप लोग को ऐसा ग्राफ दिखेगा ना जिसमें प्रोडक्ट नीचे रहे और रिएक्टेंट ऊपर रहे, तो ग्राफ देख के बस समझ लेना कि इसका डेल्टा एच ना नेगेटिव आ रहा है, इसका डेल्टा एच कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो से कम आ रहा है, मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समझ में आई बातें। तो ये सारी चीजों को बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। 3 से 4 अलग अलग ऊर्जा स्तर को हमने देखा, शून्य ऊर्जा स्तर से लेकर अभिकारक की ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतर आता है उसको हम लोग नाम देते हैं अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा या प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा स्तर से लेकर ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग अभिक्रिया का अधिकतम ऊर्जा स्तर वाला पद बोलते हैं ना, ठीक है, वहां तक पहुंचने में जो ऊर्जा स्तर का जो अंतर आता है उसको हम नाम देते हैं संक्रियण ऊर्जा। जितना ज्यादा संक्रियण ऊर्जा का मान, अभिकारक की गति उतनी अभिक्रिया की गति उतनी मंद होगी, उतनी धीमी होगी। जितना लो एक्टिवेशन एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना हाई होगा, उतना स्पीड रिएक्शन होगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के योग को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहलीज ऊर्जा। ठीक है, 3 अलग अलग ऊर्जा स्तर हुआ। सिमिलरली उत्पाद की ऊर्जा और अभिकारक की ऊर्जा के बीच का जो अंतर आता है उसको हम नाम देते हैं एंथैल्पी में परिवर्तन, चेंज इन एंथैल्पी। अगर ये एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक है,
मतलब उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा है और अभिकारक की कम है। हमेशा याद रखना, एंथैल्पी में परिवर्तन उत्पाद माइनस अभिकारक ही करना, अभिकारक माइनस उत्पाद कभी मत करना। तो अगर उत्पाद की ऊर्जा ज्यादा अभिकारक की कम, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक हो जाएगा, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी बोलेंगे। और अगर उत्पाद की ऊर्जा कम अभिकारक की ज्यादा, तो एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा और ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको पूरे स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, प्यारा सा दिख भी रहा है, हटा रहा हूं मैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ आ जाता, ओके, ऐसा ग्राफ बन रहा है ऐसा, तो आप साफ साफ समझ पाए, सारे पॉइंट्स को क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट का है, यहाँ है रिएक्टेंट, यहाँ कौन है, प्रोडक्ट। तो भैया इस बार रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल से लेकर ये जो संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट, ये जो गैप आ रहा है, ये गैप क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जो टोटल एनर्जी आएगा, जो टोटल एनर्जी आता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके। और अभिकारक की ऊर्जा स्तर से लेकर उत्पाद की ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतर आ रहा है, ये अंतर, यही क्या कहलाता है, डेल्टा एच कहलाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन। और इस बार आप लोग देख पा रहे हो कि जो डेल्टा एच, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच में ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो इस बार का जो डेल्टा एच आ रहा है बच्चों, वो कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट माइनस हमेशा क्या करना है, रिएक्टेंट करना है। आपको साफ साफ दिख रहा है, इस बार प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट कहाँ है, नीचे है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, मतलब कि ये जो अंतर आएगा, ये अंतर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये कैसा अभिक्रिया हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आया। कैसा आया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अगर इस टाइप का ग्राफ दिखे तो आपको समझ जाना ऊष्मा शोषी है, अगर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर तो वो ऊष्माक्षेपी है। तो होप सो आज का पूरा पॉइंट आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में, तब नए टॉपिक नए एनर्जी के साथ, जिसमें हम लोग आज जो थ्रेशोल्ड आर्हीनियस इक्वेशन का बड़ा सा जो फॉर्मूला लाए हैं ना, उनसे रिलेटेड सवाल बनाएंगे। ठीक है, हैव अ वेरी ग्रेट डे।